नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 31 जनवरी 2026 है और हम यूपीएससी करंट अफेयर्स के कुछ सबसे जरूरी टॉपिक्स पर गहराई से बात करेंगे। ये इस सीरीज का पहला भाग है। बिल्कुल। और आज हमारे पास बहुत कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय भूगोल, भारत की एक नई हेल्थ स्कीम, एक पुराने मिसाइल सिस्टम का नया अवतार और यहाँ तक कि एक शहर के बीचों बीच रहने वाले मगरमच्छों की कहानी भी। हाँ, और जैसा कि तैयारी करने वाले जानते ही हैं, कुछ विषय शायद आपके लिए नए होंगे और कुछ रिवीजन का काम करेंगे। तो हमारा मिशन है इन अलग अलग खबरों के बीच के डॉट्स को कनेक्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो पहली खबर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। हाल ही में गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 हुआ। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। वहां भारत और कनाडा ने एनर्जी कोऑपरेशन पर एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। तो इस बहाने कनाडा की ज्योग्राफी को समझना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही। जब हम कनाडा के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ बर्फ आती है। हाँ, या मेपल सिरप। हाँ, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से ये रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसकी लोकेशन इसे बहुत स्ट्रेटेजिक बनाती है। कैसे? सोचिए, इसकी सीमा दक्षिण में अमेरिका के 12 राज्यों से लगती है और ये दुनिया की सबसे लंबी द्विराष्ट्रीय भूमि सीमा है। और ये तो सिर्फ जमीनी सीमा हुई, इसकी समुद्री सीमाएं तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। एग्जैक्टली। ये 3 महासागरों से घिरा है। पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत और उत्तर में आर्कटिक। आर्कटिक मतलब ग्लोबल वार्मिंग और नए शिपिंग रूट्स की वजह से ये इलाका बहुत अहम हो गया है। बिल्कुल। और फिर है 5 महान झीलें, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, एरी और मिशिगन। और एक फैक्ट जो प्रीलिम्स में हमेशा काम आता है, इन 5 में से सिर्फ मिशिगन झील ही पूरी तरह से अमेरिका में है। सही कहा। तो ये झीलें सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार का एक अहम जल मार्ग भी है। मतलब जब भारत कनाडा के साथ कोई डील करता है तो वो सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पावर हाउस से जुड़ रहा है। हाँ, जिसके पास विशाल प्राकृतिक संसाधन है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ एक मजबूत रिश्ता है। कनाडा के साथ एनर्जी सिक्योरिटी की बात तो ठीक है, लेकिन देश के अंदर अपने नागरिकों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी का क्या? हाँ, ये भी उतना ही जरूरी मुद्दा है। तो यहीं पर हमारी अगली खबर आती है। पेंशन फंड रेगुलेटर मतलब पीएफआरडीए ने एक नई एनपीएस हेल्थ पेंशन योजना शुरू की है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यह है क्या? इसे ऐसे समझिए कि आपका जो एनपीएस अकाउंट है वो अब सिर्फ बुढ़ापे का सहारा नहीं बल्कि बीमारी में भी काम आएगा। अच्छा। हाँ, पीएफआरडीए आपके पेंशन वाले गुल्लक में एक छोटा हेल्थ गुल्लक भी जोड़ रहा है। तो मतलब 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपने एनपीएस कंट्रीब्यूशन का कुछ हिस्सा इस हेल्थ स्कीम में डाल सकते हैं। बिल्कुल, अपने योगदान का 30% तक इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, पर यह सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है अभी। अच्छा, पर मतलब पैसे निकालना कितना आसान या मुश्किल है? कहीं इसमें भी तो सरकारी फाइलों वाला चक्कर नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर इसकी खासियत है। अगर आपके खाते में कम से कम 50,000 रुपए हैं तो आप अपने योगदान का 25% तक इलाज के लिए निकाल सकते हैं। और अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो? अगर कोई गंभीर मामला है जिसमें खर्च आपके हेल्थ अकाउंट के 70% से ज्यादा है तो आप पूरी 100% रकम भी निकाल सकते हैं। ये तो काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा आपको नहीं बल्कि सीधे अस्पताल या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को जाएगा। मतलब पारदर्शिता बनी रहेगी। जी, ये एक बड़ा बदलाव है। सोशल सिक्योरिटी को लेकर सरकार सिर्फ पेंशन से आगे सोच रही है। हाँ, ये भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की एक कोशिश है जहां स्वास्थ्य पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च बहुत ज्यादा है। वित्तीय सुरक्षा एक बात है, लेकिन बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स भी जरूरी हैं। और ऐसे ही एक विशाल प्रोजेक्ट टिहरी बांध की झील हाल ही में खबरों में थी। हाँ, वो पैराग्लाइडर पायलटों वाले हादसे की वजह से। जी। तो टिहरी झील ये कोई प्राकृतिक झील तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक विशाल कृत्रिम जलाशय है। टिहरी बांध बनाने के लिए भागीरथी नदी को रोककर इसे बनाया गया था। और टिहरी बांध को अक्सर इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है। 260 मीटर की ऊंचाई, भारत का सबसे ऊंचा बांध। बिल्कुल। और इसका मुख्य उद्देश्य है बिजली बनाना, लगभग 1000 मेगावाट। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार तो कहते हैं, पर क्या इस चमत्कार की कोई कीमत भी चुकानी पड़ी है? मेरा मतलब है पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिहाज से। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब टिहरी बांध बना तो उसने बिजली तो दी, लेकिन इसकी वजह से पूरा का पूरा पुराना टिहरी शहर और कई गांव डूब गए।
मतलब हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा होगा। हाँ, और ये हिमालय के एक बेहद संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र में है। तो जहां एक तरफ ये विकास का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की बहस का केंद्र भी रहा है। टिहरी जैसे प्रोजेक्ट देश की ताकत हैं, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा तकनीक भी जरूरी है। और इससे जुड़ी एक खबर है भारतीय वायुसेना से। पिचोरा मिसाइल सिस्टम के अपग्रेड की बात करें आप? हाँ बिल्कुल, बेंगलुरु की कंपनी ने इसे अपग्रेड किया है। तो ये पिचोरा सिस्टम है क्या? पिचोरा या S-125 सोवियत संघ के समय की मिसाइल प्रणाली है। सोचिए, ये 1970 के दशक से भारत की वायु रक्षा का हिस्सा रही है। 50 साल? एक मिनट, तो फिर आज के जमाने में, मेरा मतलब है जब हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात हो रही है, तो हमें एक 70 के दशक की मिसाइल को क्यों अपग्रेड कर रहे हैं? ये सवाल बहुत वाजिद है और इसका जवाब आज की लड़ाइयों की बदलती प्रकृति में छिपा है। वो कैसे? आजकल की लड़ाइयों में महंगे फाइटर जेट से ज्यादा खतरा सस्ते ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से है। पिचोरा की खासियत यही है कि यह कम ऊंचाई पर और धीमी रफ्तार से उड़ने वाले इन्हीं लक्ष्यों को भेदने में माहिर है। अच्छा, तो मतलब एक नई महंगी मिसाइल प्रणाली खरीदने के बजाय इसी को अपग्रेड करना ज्यादा किफायती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्मार्ट और किफायती तरीका है। ये एक डिफेंसिव शील्ड की तरह है, तलवार की तरह नहीं। मतलब ये जुगाड़ का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उदाहरण है। आप कह सकती हैं। ये दिखाता है कि रक्षा रणनीति सिर्फ नई खरीद के बारे में नहीं है, बल्कि मौजूदा संसाधनों का चतुराई से इस्तेमाल करने के बारे में भी है। पुरानी तकनीक को अपग्रेड करना तो एक स्मार्ट मूव है, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए भी तो स्मार्ट तरीकों की जरूरत है, ताकि वो सालों साल अटके ना रहें। हाँ, प्रोजेक्ट्स में देरी तो एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। शायद इसी के लिए सरकार ने पैमाना पोर्टल लॉन्च किया है। बिल्कुल, पैमाना का पूरा नाम है प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। नाम तो काफी बड़ा है। आसान भाषा में इसका काम क्या है? आसान भाषा में ये 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के सभी बड़े सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक नेशनल डैशबोर्ड है। तो इसका फायदा क्या होगा? क्या इससे प्रोजेक्ट सच में तेजी से पूरे होंगे, या ये सिर्फ एक और सरकारी वेबसाइट बनकर रह जाएगी? उम्मीद तो यही है कि इससे फर्क पड़ेगा। देखिए, अभी तक हर मंत्रालय का अपना अलग ट्रैकिंग सिस्टम होता था। हाँ, जानकारी बिखरी रहती थी। पैमाना इन सबको एक जगह लाता है। जब सब कुछ एक ही डैशबोर्ड पर दिखेगा, तो अधिकारियों पर प्रदर्शन का दबाव बढ़ेगा। रियल टाइम डेटा से अड़चनों को जल्दी पहचानने में मदद मिलेगी। तो ये गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक बड़ा कदम हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सेहत पर नजर रखने के लिए एक पोर्टल है, लेकिन पब्लिक हेल्थ पर नजर रखने का क्या, खासकर जब बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैल रही हों? जूनोटिक बीमारियां एक बहुत बड़ा खतरा है। और कर्नाटक से आई क्यासानूर वन रोग यानी KFD की खबर इसी खतरे की घंटी है। इसे मंकी फीवर भी कहते हैं। हाँ, KFD ये कोई नई बीमारी नहीं है। 1957 में कर्नाटक के क्यासानूर जंगल में बंदरों में पाई गई थी, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा। और ये फैलती कैसे है? ये हार्ड टिक्स नाम के कीड़ों से फैलती है, जो बंदरों और चूहों जैसे जानवरों का खून चूसते हैं। जब वही टिक इंसान को काटता है, तो वायरस इंसानों में आ जाता है। और ये चिंता की बात क्यों है? मतलब इसके लक्षण क्या हैं? इसमें तेज बुखार और शरीर से खून बहने जैसे लक्षण दिख सकते हैं, और इसकी मृत्यु दर 5 से 10% तक है, जो काफी ज्यादा है। 5 से 10%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसका कोई खास इलाज नहीं है, सिर्फ सहायक देखभाल दी जाती है। हालांकि वैक्सीन उपलब्ध है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसानी सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण की सेहत, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। KFD हमें याद दिलाता है कि हम अपने पर्यावरण से कितने जुड़े हैं, लेकिन कुछ कनेक्शन तो और भी बड़े हैं जो हमें सीधे सूरज से जोड़ते हैं। हाँ, सौर चक्र। IIT कानपुर की एक टीम ने सौर चक्रों की भविष्यवाणी का एक नया तरीका खोजा है। पहले तो ये बताएं कि ये सौर चक्र हैं क्या? आप इसे सूर्य के 11 साल के मूड स्विंग की तरह सोच सकते। मूड स्विंग? हाँ, हर 11 साल में सूरज की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह पलट जाती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ नॉर्थ। इस दौरान सूरज पर सनस्पॉट जैसी गतिविधियां बहुत बढ़ जाती हैं और फिर कम हो जाती हैं। जब गतिविधियां चरम पर होती हैं, उसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। बिल्कुल। और जब सबसे कम,
तो सोलर मिनिमम। पर सूरज के इस मूड स्विंग से हमें यहाँ धरती पर क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। सोलर मैक्सिमम के दौरान सूरज से निकलने वाले शक्तिशाली सौर तूफान हमारे सैटेलाइट्स को खराब कर सकते हैं, पावर ग्रिड ठप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में बाधा डाल सकते हैं। अच्छा, तो इन चक्रों की सटीक भविष्यवाणी करना हमारी टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। सूरज के चक्र पूरे ग्रह के इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब जरा जूम इन करके भारत के एक शहर के बीचों बीच आते हैं। कहाँ? गुजरात के वडोदरा शहर से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी, जिसे भारत की मगरमच्छ नदी भी कहा जाता है। हाँ, ये सच में एक अनोखी जगह है। सोचिए, एक शहर के बीच से नदी बह रही है और उसमें सैकड़ों मगरमच्छ हैं। सैकड़ों? कितने होंगे लगभग? 2025 की जनगणना में नदी के सिर्फ 21 किलोमीटर के हिस्से में 442 मगरमच्छ पाए गए। 442 एक शहर के बीच में? हाँ, ये शहरी वन्यजीव प्रबंधन का एक ऐसा उदाहरण है जो शायद दुनिया में कहीं और देखने को ना मिले। और ये मगरमच्छ भी कोई खास प्रजाति है? हाँ, ये इंडियन क्रोकोडाइल है जो ताजे पानी में रहता है। IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में है। विश्वामित्री नदी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि विकास और वन्यजीव संरक्षण कैसे एक साथ चल सकते हैं। बिल्कुल, खासकर हमारे बढ़ते शहरों में। वडोदरा जैसे शहर में वन्यजीवों का प्रबंधन एक चुनौती है, लेकिन एक ऐसे जंगल को फिर से बसाना जो कभी संघर्ष का क्षेत्र था, ये एक अलग ही कामयाबी है। आप सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य की बात कर रहे हैं? हाँ, ओडिशा का सुनाबेड़ा अभयारण्य। बिल्कुल। यह अभयारण्य जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा है, कुछ समय पहले तक माओवादी गतिविधियों के कारण खबरों में रहता था, लेकिन अब इसे माओवादी मुक्त घोषित किया गया है। और इसका असर सीधे वहां के इकोसिस्टम पर दिख रहा है। हाँ, शांति बहाली के बाद यहाँ तेंदुओं की आबादी में काफी इजाफा देखा गया है, जो एक स्वस्थ जंगल का संकेत है। तो इसका मतलब सामाजिक स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण का सीधा संबंध है। एकदम। जब किसी क्षेत्र में अशांति होती है तो अवैध शिकार और पेड़ों की कटाई बढ़ जाती है। सुनाबेड़ा का मामला दिखाता है कि जब शांति लौटती है तो प्रकृति को भी ठीक होने का मौका मिलता है। जंगलों और वन्यजीवों को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, लेकिन समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए न्याय सुरक्षित करने का क्या? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहीं पर हमारी आज की आखिरी खबर आती है, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा से जुड़ी है। नालसा, जिसकी स्थापना 1987 के एक कानून के तहत की गई थी। इसका एक ही मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि पैसे की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाए। और इस मुफ्त सहायता के लिए कौन कौन पात्र हैं? क्या कोई भी इसका लाभ उठा सकता है? नहीं, इसकी एक सूची है। इसमें महिलाएं और बच्चे, SC/ST समुदाय के सदस्य, औद्योगिक मजदूर, किसी आपदा के शिकार लोग, विकलांग व्यक्ति, ये सब शामिल हैं। हाँ, और हिरासत में लिए गए लोग भी। साथ ही एक निश्चित सालाना आय से कम कमाने वाले लोग और मानव तस्करी के शिकार भी इसके दायरे में आते हैं। मुफ्त सहायता का मतलब सिर्फ वकील ही नहीं, बल्कि कोर्ट की फीस और मुकदमे से जुड़े दूसरे खर्च भी शामिल हैं। बिल्कुल, ये हमारे संविधान के समान न्याय के सिद्धांत को जमीनी हकीकत में बदलने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने कनाडा के भूगोल से लेकर भारत की नई हेल्थ स्कीम तक कई अलग अलग विषयों पर बात की। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने पर एक पैटर्न दिखता है। चाहे वो दशकों पुरानी रक्षा प्रणाली को आज के खतरों के लिए अपग्रेड करना हो, या पेंशन के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा को जोड़कर एक नया सामाजिक सुरक्षा जाल बनाना हो, या फिर शहरी विकास और वन्य जीवों के बीच संतुलन खोजना हो। हर जगह एक ही सवाल है, बदलती जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से हमारी नीतियां, तकनीक और समाज कितनी तेजी से और कितनी असरदार तरीके से खुद को ढाल सकते हैं। यह सवाल हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।